हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे रिसर्च डिज़ाइन मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोग पढ़ने वाले रिसर्च डिज़ाइन का मीनिंग क्या है और इसमें जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स कॉन्सेप्चुअल वर्ड्स यूज़ होते हैं उनके बारे में डिटेल में। सबसे पहले मीनिंग ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। द फॉर्मिडेबल प्रॉब्लम that follows the task of defining the research problem is the preparation of the design of the research project, popularly known as the research design। तो ये जो फॉर्मिडेबल प्रॉब्लम है, सबसे विकट जो प्रॉब्लम हमारे पास जो कि फॉलो करता है टास्क ऑफ डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, जो रिसर्च प्रॉब्लम उसके काम को डिफाइन करेगा, ये कौन सा है? इज़ द प्रिपरेशन ऑफ द डिज़ाइन ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। तो ये जो सबसे कठिन जो कार्य है वो रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए डिज़ाइन उसको बनाना है, पॉपुलरली नोन एज द रिसर्च डिज़ाइन, और जिसको हम लोग रिसर्च डिज़ाइन के नाम से जानते हैं। डिसीजंस रिगार्डिंग व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मच, बाय व्हाट मीन्स कंसर्निंग एन इंक्वायरी और अ रिसर्च स्टडी कंस्टिट्यूट अ रिसर्च डिज़ाइन। तो ये जो डिसीजन है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मच, बाय व्हाट मीन्स, इन सब से रिलेटेड जो इंक्वायरी है ये सब कहलाता है रिसर्च डिज़ाइन। इसमें आगे बढ़ें। द रिसर्च डिज़ाइन इज़ द कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर विद इन विच रिसर्च इज़ कंडक्टेड। तो एक कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर है जिसके दायरे में रहकर जो है रिसर्च हम लोग को करना है। इट कंस्टिट्यूट्स द ब्लूप्रिंट फॉर द कलेक्शन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। जिस तरीके से जैसे अगर हम लोग कोई बिल्डिंग बनानी होती है तो पहले उसका नक्शा बना जिसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं, उसी तरीके से ये जो रिसर्च का डिज़ाइन है ये ब्लूप्रिंट है। किस चीज़ के लिए? फॉर द कलेक्शन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। एज सच द डिज़ाइन इंक्लूड्स एन आउटलाइन ऑफ what the researcher will do from writing the hypothesis and its operational implication to the final analysis of data। As such the design includes, ये जो डिज़ाइन है क्या इंक्लूड करता है? an outline of, तो इसमें एक आउटलाइन है। किस चीज़ का आउटलाइन? मतलब ब्लूप्रिंट किस चीज़ का? of what the researcher will do from writing the hypothesis, कि रिसर्चर जो है हाइपोथेसिस को लिख कर क्या करेगा, एंड इट्स ऑपरेशनल इम्प्लीकेशन टू द फाइनल एनालिसिस ऑफ डाटा, और उस हाइपोथेसिस का जो कार्यात्मक इम्प्लीकेशन, ऑपरेशनल इम्प्लीकेशन, उसको किस तरीके से लागू करेगा टू द फाइनल एनालिसिस ऑफ डाटा, डाटा को फाइनली एनालिसिस करने के लिए। तो ये आता है रिसर्च डिज़ाइन के अंदर में। मोर एक्सप्लिसिटली, और ज़्यादा अच्छे रूप से, द डिज़ाइन डिसीजन हैपन टू बी इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो जो डिज़ाइन का डिसीजन है वो इन सब के लिए होना चाहिए। वो सब क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। व्हाट इज़ द स्टडी अबाउट, कि स्टडी ये किस चीज़ के लिए है। व्हाट इज़ द स्टडी बीइंग, व्हाई इज़ द स्टडी बीइंग मेड, स्टडी क्यों किया जा रहा है। वेयर विल द स्टडी बी कैरिड आउट, स्टडी को कहाँ किया जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज़ रिक्वायर्ड, किस तरीके का डाटा चाहिए। वेयर कैन द रिक्वायर्ड डाटा बी फाउंड, कहाँ से वो ज़रूरत का डाटा मिलेगा। What periods of time will the study include, इसमें कितना समय लगेगा। What will be the sample design, sample design क्या होगा। What techniques of data collection will be used, data collection का कौन सा टेक्निक यूज़ होगा। How will the data be analyzed, किस तरीके से डाटा का विश्लेषण किया जाएगा। In what style will the report be prepared, और किस तरीके से रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। कीपिंग इन व्यू द अबव स्टेटेड डिज़ाइन डिसीजंस, अब ऊपर जो डिज़ाइन से संबंधित डिसीजन बताएंगे उनको दिमाग में रखते हुए, वन में स्प्लिट द ओवरऑल रिसर्च डिज़ाइन इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। तो ओवरऑल रिसर्च डिसीजन को इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। ए, द सैम्पलिंग डिज़ाइन विच डील्स विद द मेथड ऑफ सेलेक्टिंग आइटम्स टू बी ऑब्जर्व्ड फॉर द गिवन स्टडी। तो इसमें एक सैम्पल डिज़ाइन है, द सैम्पलिंग डिज़ाइन विच डील्स विद द मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग आइटम टू बी ऑब्जर्व्ड, जो कि डील करेगा जो हम लोग आइटम को सिलेक्ट कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, उसका कौन सा मेथड रहेगा उसके बारे में, फॉर द गिवन स्टडी, इस स्टडी के उद्देश्य से।
द ऑब्जर्वेशन डिज़ाइन, बी नंबर, द ऑब्जर्वेशन डिज़ाइन विच relates to the conditions under which the observations are to be made। अब जो ऑब्जर्वेशन का डिज़ाइन है जो कि संबंधित है उस कंडीशन से, अंडर विच ऑब्जर्वेशन आर टू बी मेड, जिसमें कि ऑब्जर्वेशन हम लोग को करना है, जिस कंडीशन के अंदर रह के ऑब्जर्वेशन हम लोग को करना है। सी, द स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन विच कंसर्न with the question of how many items are to be observed and how the information and data gathered are to be analyzed। अब जो statistical design है ये किससे संबंधित है, which concern with the question, ये इस प्रश्न से संबंधित है, of how many items are to be observed, कि कितने items का हम लोग को observation करना है, and how the information and data gathered आर टू बी एनालाइज, और किस तरीके से जो हमें इंफॉर्मेशन मिला और डाटा मिला है उसका एनालिसिस विश्लेषण किया जाएगा। एंड डी, द ऑपरेशनल डिज़ाइन, अब कार्यात्मक डिज़ाइन जो है विच डील्स विद द टेक्निक्स, अब ये उस टेक्निक के साथ डील करता है बाय विच द प्रोसीजर्स स्पेसिफाइड इन द सैम्पलिंग स्टैटिस्टिकल एंड ऑब्जर्वेशनल डिसीजंस कैन बी कैरिड आउट। तो जो ऑपरेशनल डिज़ाइन है वो किससे डील करेगा, विच डील्स विद द टेक्निक्स, ये टेक्निक से डील करेगा, और वो टेक्निक कहाँ पे यूज़ होगा, बाय विच द प्रोसीजर्स स्पेसिफाइड इन द सैम्पलिंग, जिसके द्वारा कि जो प्रोसीजर स्पेसिफाइड किया गया सैम्पलिंग में, स्टैटिस्टिकल में एंड ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन में, कैन बी कैरिड आउट। तो इन सब को कैरी किया जा सकता है। यहाँ पे 4 पॉइंट हुए, इस 4 पॉइंट में हम लोग बांट सकते थे डिज़ाइन को। देखिए इसमें फीचर, अब फीचर ऑफ अ रिसर्च डिज़ाइन, इसके कुछ फीचर्स हैं। फ्रॉम व्हाट हैज़ बीन स्टेटेड अबव वी कैन स्टेट द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ रिसर्च डिज़ाइन एज अंडर। अब ऊपर जो कुछ बताया गया उसी से कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स निकलते हैं रिसर्च डिज़ाइन के। इसे देखें। फर्स्ट है, इट इज़ अ प्लान दैट स्पेसिफाइज द सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द रिसर्च प्रॉब्लम। तो ये एक प्लान है जो कि स्पेसिफाई करता है, बताता है सोर्स और टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को जो कि रेलिवेंट है रिसर्च प्रॉब्लम के लिए। सेकंड नंबर, इट इज़ अ स्ट्रैटेजी स्पेसिफाइंग विच अप्रोच विल बी यूज्ड फॉर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द डाटा। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, ये स्पेसिफाई करता है कि कौन सा अप्रोच यूज्ड किया गया, अपनाया गया डाटा को गैदर करने के लिए, यानी कलेक्ट करने के लिए और उसका एनालिसिस करने के लिए। थर्ड, it is also includes the time and cost budgets since most studies are done under these two constants। अब इसमें जो है टाइम और कॉस्ट को भी इंक्लूड किया जाता है उसके बजट को, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टडी है इस दो कांस्टेंट, दोनों बाधाओं के अंदर ही रह के किए जाते हैं। इन ब्रीफ, शॉर्ट में बता सकते हैं हम लोग, रिसर्च डिज़ाइन मस्ट एटलीस्ट कंटेन नंबर ए, अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। तो इसमें जो रिसर्च प्रॉब्लम का उसका क्लियर कट स्टेटमेंट होना चाहिए। बी, प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स टू बी यूज्ड फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए कौन सी पद्धति तकनीक अपनाई गई उसको बताना है। सी, द पॉपुलेशन टू बी स्टडीड, उस पॉपुलेशन को, उस पूरे पॉपुलेशन को बताना है जिसका स्टडी करना है हम लोगों को। एंड डी, मेथड्स टू बी यूज्ड इन प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। अब डाटा को प्रोसेस करने और एनालिसिस करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया गया वो बताना है। तो ये सब शॉर्ट में इस रिसर्च डिज़ाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। ये जो हम लोग पढ़ते हैं फीचर ऑफ रिसर्च डिज़ाइन या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। अगर क्वेश्चन पूछे तो इसे ही बताना है। नेक्स्ट आते हैं इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू रिसर्च डिज़ाइन। अब देखिए रिसर्च डिज़ाइन बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं, उन सबको जानना जरूरी है। बिफोर डिस्क्राइबिंग द डिफरेंट रिसर्च डिज़ाइन, it will be appropriate to explain the various concepts relating to designs so that these may be better and easily understood। अब रिसर्च डिज़ाइन के डिफरेंट टाइप्स क्या है उसको बताने से पहले इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल वर्ड्स यूज़ होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनको जानना ज़रूरी है। तो ये वर्ड्स, ये सब कॉन्सेप्ट ये हैं, पढ़ते हैं। फर्स्ट है
dependent and independent variables. A concept which can take on different quantitative values is called a variable. अब देखिए कोई भी कॉन्सेप्ट जिसको कि हम लोग डिफरेंट क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ में बोल सकते हैं वो सब क्या वेरिएबल है. जैसे एज ऑफ पर्सनस हम लोग उसको क्वांटिटी में गिन सकते हैं. ठीक है. यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स, फसल का क्या उत्पादन है उसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं. तो सब क्या वेरिएबल है. एज सच द कॉन्सेप्ट्स लाइक वेट, हाइट, इनकम आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल. तो ये सब एग्जाम्पल दिया. वेट हम लोग इसको मेजरमेंट कर सकते हैं, हाइट भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है, सब वेरिएबल्स के एग्जाम्पल हैं. क्वालिटेटिव फेनोमेना और द एट्रीब्यूट्स. तो एट्रीब्यूट्स जिसको हम लोग जिम्मेदार ठहराते हैं किसी भी चीज़ की घटना के लिए, तो क्वालिटेटिव फेनोमेना और द एट्रीब्यूट्स आर ऑल्सो क्वान्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द कंसर्निंग एट्रीब्यूट्स. तो जो क्वांटिटेटिव फेनोमेना है उसको भी हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं. किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द कंसर्निंग एट्रीब्यूट्स, कि वो जो कारण है वो उपलब्ध है या फिर नहीं. जैसे कि मान लो फसल अच्छा हुआ, इसका कारण है इसका हमको पता लगाना है कि अगर फसल अच्छा होने का कारण फर्टिलाइज़र है या नहीं. तो इससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं. अगर फर्टिलाइज़र दिया गया तो फसल अच्छा हुआ या फिर बिना फर्टिलाइज़र के ही फसल अच्छा हो गया. अगर डाले गए थे तो बोले हैं प्रेजेंस है जिसके कारण हुआ, और अगर फर्टिलाइज़र नहीं डाला गया तो बोलेंगे इसके एब्सेंस में ही फसल अच्छा हो गया. तो इसका भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं. फेनोमेना विच कैन टेक ऑन क्वांटिटेटिवली डिफरेंट वैल्यूज़ इवन इन डेसिमल पॉइंट्स आर कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएबल. अब देखिए वो जो फेनोमेना जिसको कि हम लोग क्वांटिटेटिवली डिफरेंट वैल्यूज़ में, यहाँ तक कि डेसिमल में भी नाप सकते हैं. यहाँ पे इसी को याद रखना है, जिसका मेजरमेंट डेसिमल में भी हो सकता है उसे कहा जाता है कंटिन्यूअस वेरिएबल. बट ऑल वेरिएबल्स आर नॉट कंटिन्यूअस. इफ़ दे कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड इन इंटीजर वैल्यूज़ दे आर नॉन कंटिन्यूअस वेरिएबल्स और इन स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज डिस्क्रीट वेरिएबल्स. लेकिन वैसे वेरिएबल जिनको हम लोग इंटीजर मतलब पूर्णांक में, पूर्ण संख्या में मेज़र कर सकते हैं, जिसका मेजरमेंट डेसिमल वगैरह में नहीं हो सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, और इसे स्टैटिस्टिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स. अब इसका एग्जांपल भी आगे आ रहा है. एज इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल. जैसे एज को हम लोग डेसिमल में बोल सकते हैं. जैसे अगर किसी का बोला जाए अगर इसका उम्र 12.5 साल हो रहा है तो बोला जाएगा 12.5 ईयर्स. तो इसे हम लोग डेसिमल में मेजरमेंट कर सकते हैं. बट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंटिन्यूअस वेरिएबल. लेकिन नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोला जाए, जैसे हम लोग जब भी नंबर जो बोलेंगे एग्जाम्पल लिया जाए, अगर एक क्लास में बच्चे बैठे हैं बोल सकते हैं 30 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं. ऐसा तो गिनती नहीं कि 30.5 बच्चे हैं, 35.5 बच्चे हैं. तो इस तरीके से जिसका मेजरमेंट डेसिमल में हो जाए वो कंटिन्यूअस वेरिएबल है, और जिसका मेजरमेंट डेसिमल में नहीं होगा, इंटीजर में होगा, पूर्ण संख्या में होगा, तो वो कहलाता है discrete variable. If one variable depends upon or is a consequence of the other variable, it is termed as a dependent variable. देखिए जैसे मान लिया अगर दो चर हैं, आगे एग्जांपल आएगा. सपोज वेरिएबल x यानी x सीरीज और वेरिएबल y सीरीज है. अगर एक वेरिएबल दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है या फिर एक वेरिएबल किसी दूसरे का परिणाम है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. आगे एग्जांपल में समझेंगे. And the variable that is antecedent to the dependent variable is termed as an independent variable. और वो वेरिएबल जैसे x सीरीज और y सीरीज में से मान लिया कोई एक एंटीसीडेंट है, मतलब उसका जनक है, उसका पूर्वज है, टू द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एग्जाम्पल से आगे समझाया जाएगा. फॉर इंस्टांस, अब आ रहा है एग्जाम्पल, देखिए उदाहरण के तौर पर. फॉर इंस्टांस एग्जाम्पल के लिए, इफ़ वी से दैट हाइट डिपेंड्स अपॉन एज. अगर हम लोग बोलें कि हाइट जो है वो एज के ऊपर डिपेंड करता है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे एज हाइट हो गया, और एज जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. देन हाइट इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एज इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो यहाँ से समझ में आ गया होगा. फर्दर, इफ़ इन एडिशन टू बीइंग डिपेंडेंट अपॉन एज, height also depends upon the individual sex, then height is a dependent variable and age and sex are independent variable. और इसमें बताया
इफ इन एडिशन टू बीइंग डिपेंडेंट अपॉन एज, अगर एज में डिपेंड होने के अलावा हाइट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल सेक्स, हाइट जो है अगर किसी व्यक्ति के सेक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है तो करता ही जान रहे मेल फीमेल, देन हाइट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, तब भी हाइट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड एज एंड सेक्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो एज और सेक्स है वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। सिमिलरली रेडीमेड फिल्म्स एंड लेक्चर्स आर एग्जाम्पल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब उस तरीके से जो रेडीमेड लेक्चर फिल्म होते हैं ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, वेयर एज बिहेवियरल चेंजेस occurring as a result of the environmental manipulation are example of dependent variable। जबकि बताया अगर इन्वायरमेंट में कुछ मैनिपुलेशन कर दिया जाए उसके बाद बिहेवियर में जो चेंज आएगा, तो इन्वायरमेंट में जो कुछ बदलाव लाया गया उसके कारण बिहेवियर चेंज हुआ, तो यहाँ पे बिहेवियर कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। सेकंड है कॉन्सेप्ट में एक्सट्रेनियस वेरिएबल। अब देखिए एक्सट्रेनियस वेरिएबल इसका मतलब है कुछ बाहरी तत्व। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो भी हम लोग पढ़े दैट आर नॉट रिलेटेड टू द पर्पज ऑफ द स्टडी बट मे अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल आर टर्म्ड एज एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लिया बहुत सारे हैं, अब यहाँ पे एग्जांपल आएगा उसको पढ़ते हैं। अगर कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैसा है जिसका कि प्रभाव तो पड़ रहा है स्टडी में लेकिन उसका स्टडी करना हमारा पर्पज नहीं है, सपोज द रिसर्चर वांट्स टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन चिल्ड्रेंस गेन इन सोशल स्टडीज अचीवमेंट एंड देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो अगर यहाँ पर रिसर्चर ये स्टडी करना चाहता है कि चिल्ड्रेंस गेन्स इन सोशल स्टडीज अचीवमेंट, कि सोशल स्टडीज़ के अचीवमेंट में चिल्ड्रेन का क्या गेन है, उन्होंने कितना सीखा, एंड देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट, और उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये दो वेरिएबल यहाँ पे हो गए इस पर, एक है सेल्फ कॉन्सेप्ट और दूसरा है चिल्ड्रेंस का गेन इन सोशल स्टडीज अचीवमेंट, मतलब सोशल स्टडी में उनका क्या ज्ञान रहा, वो क्या सीखे, और उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट। इन दिस केस सेल्फ कॉन्सेप्ट इज अन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सोशल स्टडीज अचीवमेंट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए सेल्फ कॉन्सेप्ट, जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा हो तो ज़्यादा सीखेगा, तो सोशल स्टडी का जो गेन हो रहा है वो डिपेंड हो रहा है सेल्फ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो इस तरीके से सेल्फ कॉन्सेप्ट वो कहलाया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो गेन है वो कहला रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंटेलिजेंस में एज वेल अफेक्ट द सोशल स्टडीज अचीवमेंट। अब यहाँ पे जो बच्चे का इंटेलिजेंस है, सेल्फ कॉन्सेप्ट के अलावा इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस वो भी सोशल स्टडीज अचीवमेंट को अफेक्ट तो करता है, बट सिंस इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द पर्पज ऑफ द स्टडी अंडरटेकन बाय द रिसर्चर, लेकिन चूंकि जो रिसर्चर स्टडी कर रहा है उसके पर्पज में इसे शामिल नहीं किया गया है, इट विल बी टर्म्ड एज अन एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो इसीलिए इसे बोला जाएगा एक्सट्रेनियस वेरिएबल, बाहरी मद इसे बोला जाएगा। Whatever effect is noticed on dependent variable as a result of extraneous variables is technically described as an experimental error। तो अब यहाँ जो बताया whatever effect is noticed on dependent variable, मतलब कुछ भी डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर अगर इफेक्ट उसको नोटिस किया गया पाया गया होगा तो एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल के कारण, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इन टेक्निकली डिस्क्राइब्ड एज एन एक्सपेरिमेंटल एरर। तो उसे ही हम लोग टेक्निकली बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल एरर। A study must always be so designed that the effect upon the dependent variable is attributed entirely to the independent variables। अब जो स्टडी है उसको इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि उसका इफेक्ट जो है पूरी तरीके से इफेक्ट अपॉन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एट्रीब्यूटेड, जो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट हो उसको एट्रीब्यूट जिम्मेदार ठहराया जा सके इंटायरली टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके, यानी किसी बाहरी तत्वों को जिम्मेदार नहीं ठहराना है, एंड नॉट टू
सम एक्सट्रेनियस वेरिएबल और वेरिएबल्स, ना कि किसी बाहरी तत्व को। मतलब दो जो हमारे पास वेरिएबल रहेंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर पड़ने वाला इफेक्ट है उसके लिए जिम्मेदार पूरी तरीके से ठहराना है हम लोगों को इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। तो इसी तरीके से सोच समझकर डिज़ाइन तैयार करना चाहिए ताकि किसी एक्सट्रेनियस वेरिएबल का इफेक्ट हमारी स्टडी के ऊपर ना पड़े, और अगर पढ़ने वाला है तो उसको भी स्टडी के अंदर शामिल कर लिया जाए ताकि वो सब के सब कहला जाएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बाहर से हमारी स्टडी को इफेक्ट करने वाला कोई वेरिएबल नहीं बचेगा, तो उससे बचना चाहिए। नहीं तो फिर यहाँ पे जो कुछ भी एरर आएगा स्टडी में उसे बोला जाएगा एक्सपेरिमेंटल एरर। थर्ड कॉन्सेप्ट है कंट्रोल। वन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिसर्च डिजाइन इज टू मिनिमाइज द इन्फ्लुएंस और इफेक्ट ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो एक इम्पॉर्टेंट विशेषता है गुड रिसर्च डिजाइन का कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो बाहरी वेरिएबल है उसका इन्फ्लुएंस कम से कम होना चाहिए रिसर्च के ऊपर। द टेक्निकल टर्म कंट्रोल इज यूज्ड व्हेन वी डिजाइन द स्टडी मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रेनियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो टर्म है कंट्रोल वो यूज़ होता है जब हम लोग अपना रिसर्च स्टडी इस तरीके से डिज़ाइन किए ताकि जो बाहरी तत्व है उसका प्रभाव कम से कम पड़े। इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो एक रिसर्च टाइप है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, द टर्म कंट्रोल इज यूज्ड टू रेफर टू रेस्ट्रेन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ये टर्म यूज हो रहा है कंट्रोल इज यूज टू रेफर द रेस्ट्रेन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। तो रेस्ट्रेन करना, उस पर अंकुश लगाने के लिए, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए ये वर्ड यूज होता है कंट्रोल, कि हमने उसको कंट्रोल कर लिया। फोर्थ है कन्फाउंडेड रिलेशनशिप, मतलब बेकार का संबंध, बेकार रिलेशनशिप। When the dependent variable is not free from the influence of extraneous variable, तो जब हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो फ्री नहीं है किसी बाहरी तत्व के द्वारा इन्फ्लुएंस होने से, तब क्या होगा? द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज सेड टू बी कन्फाउंडेड बाय एन एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तब कहा जाएगा कि जो संबंध है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच ये बेकार कर दिया गया, किसके द्वारा? एक बाहरी वेरिएबल के द्वारा। फिफ्थ है रिसर्च हाइपोथेसिस। तो ये हाइपोथेसिस हम लोग पहले भी जान चुके हैं इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में, फिर से इसे पढ़ते हैं। और व्हेन अ प्रिडिक्शन और अ हाइपोथेसाइज्ड रिलेशनशिप इज टू बी टेस्टेड बाय साइंटिफिक मेथड्स इट इज टर्म्ड एज रिसर्च हाइपोथेसिस। तो जब भी हाइपोथेसिस का मतलब टेस्टिंग किया जाएगा साइंटिफिक मेथड से, तब उस हाइपोथेसिस को हम लोग बोलते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स है, जैसे पहले ही बता चुका हूँ, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एनोवा एक्सेट्रा। द रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट, ये तो प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट है, दैट रिलेट्स अन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू अ डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि रिलेट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों के बीच संबंध को स्थापित करता है कि एक का प्रभाव दूसरे के ऊपर है कि नहीं, इस चीज़ को ये बताता है। यूजुअली अ रिसर्च हाइपोथेसिस मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यूजुअली एक रिसर्च हाइपोथेसिस में कम से कम एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2-3 भी हो सकते हैं। Predictive statements which are not to be objectively verified or the relationship that are assumed but not to be tested are not termed research hypothesis। इसमें बताया जो प्रीडिक्टिव स्टेटमेंट्स है विच आर नॉट टू बी ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइड, जो कि उद्देश्य के रूप में वेरीफाई जिसको नहीं किया गया, और द रिलेशनशिप दैट आर एज्यूम्ड बट नॉट टू बी टेस्टेड, या फिर जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है दो वेरिएबल के बीच कम से कम, उसको एज्यूम किया गया लेकिन उसको टेस्ट नहीं किया गया, आर नॉट टर्म्ड रिसर्च हाइपोथेसिस। मतलब जिसका टेस्टिंग नहीं हुआ वो रिसर्च हाइपोथेसिस नहीं कहलाएगा। अगर रिसर्च हाइपोथेसिस है तो उसके लिए कंपलसरी है उस हाइपोथेसिस का टेस्ट करना। सिक्स्थ है
एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। इसमें देखें, व्हेन द पर्पज ऑफ रिसर्च इज टू टेस्ट अ रिसर्च हाइपोथेसिस इट इज टर्म्ड एज हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। तो जब रिसर्च का उद्देश्य है कि एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, तब ये क्या कहलाएगा? हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। इट कैन बी ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और ऑफ द नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अब ये जो रिसर्च हाइपोथेसिस है जिसको टेस्ट करना है, ये दोनों तरह का हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल भी हो सकता है और नॉन एक्सपेरिमेंटल भी हो सकता है। रिसर्च इन विच द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड इज टर्म्ड एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। तो इसको आगे जो एग्जाम्पल आने वाले उसको अच्छे से समझना है, उसी पे बेस्ड है आगे के और जितने भी टर्म्स है, कॉन्सेप्चुअल टर्म्स इसमें बता रहा है। रिसर्च इन विच द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड, तो वो रिसर्च जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर दिया गया, इस टर्म्ड एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिजल्ट। And a research in which an independent variable is not manipulated is called non-experimental hypothesis testing research। इसको आगे एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, सपोज अ रिसर्चर wants to study whether intelligence affects reading ability of a group of students, and for this purpose he randomly selects 50 students and tests their intelligence। अब यहाँ पर सपोज करने को बोला गया, एक रिसर्चर चाहता है wants to study whether intelligence affects reading ability of a group of student, कि क्या ये जो इंटेलिजेंस है वो प्रभावित करता है रीडिंग एबिलिटी को किसी एक ग्रुप के छात्रों के। तो इसके लिए क्या किया, एंड फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए ही रैंडमली सेलेक्ट्स 50 स्टूडेंट्स। वो रैंडमली मतलब अंदाजी यादृच्छिक रूप से, जिसको हम बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में कि अंदाजी उठा लिया किसी 50 स्टूडेंट्स को, एंड टेस्ट्स देयर इंटेलिजेंस एंड रीडिंग एबिलिटी। और फिर उस 50 स्टूडेंट्स के इंटेलिजेंस को टेस्ट किया और रीडिंग एबिलिटी को, उसको रिकॉर्ड ये कर लिया। समझिए, अगर इंटेलिजेंस है उसको सीरीज एक्स मान ले और उनकी रीडिंग एबिलिटी को सीरीज वाई मान ले, तो एक्स सीरीज और वाई सीरीज का डाटा हमें हमारे पास प्रोवाइड हो जाएगा बाय कैलकुलेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टू सेट्स ऑफ स्कोर्स। तो अब उसी दो सेट का हम लोग निकाल दिए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं। तो इससे हम लोग को पता चलता है दोनों के बीच कैसा रिलेशनशिप है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। तो ये जो एग्जाम्पल था ये किसका है? नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिजल्ट का है, रिसर्च का है। बिकॉज हेयर इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंटेलिजेंस इज नॉट मैनिपुलेटेड, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि इंटेलिजेंस है उसको मैनिपुलेट नहीं किया गया। अभी आगे इसमें बता रहा हूँ किस तरीके से इसको मैनिपुलेट किया जाएगा। बट नाउ सपोज दैट आवर रिसर्चर रैंडमली सेलेक्ट्स 50 स्टूडेंट्स। सपोज क्या पहले की तरह ही क्या रैंडमली 50 बच्चों को ले लिया गया फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के ग्रुप से 50 लोगों को अलग कर लिया गया, हु आर टू टेक अ कोर्स इन स्टैटिस्टिक्स। अब जिसको कि स्टैटिस्टिक्स का कोर्स करवाना है, एंड देन डिवाइड से देम इनटू 2 ग्रुप्स बाय रैंडमली असाइनिंग 25 टू ग्रुप ए द यूजुअल स्टडीज़ प्रोग्राम। अब उसको फिर क्या किया, 2 ग्रुप में बांटा रैंडमली, 25-25 कर दिया, एक को बनाया ग्रुप ए और दूसरा ग्रुप बी। तो ग्रुप ए बना दिया 25 का, और इनको जो दिया द यूजुअल स्टडीज़ प्रोग्राम, मतलब जो स्टडी का जो जनरल प्रोग्राम चल रहा था उसी प्रोग्राम में इसको पढ़ने के लिए डाल दिया। एंड 25 टू ग्रुप बी द स्पेशल स्टडीज़ प्रोग्राम, और जो 25 का था ग्रुप बी उसके लिए स्पेशल प्रोग्राम, उसको स्पेशल प्रोग्राम के अंदर डाला। तो अब यहाँ पे 2 ग्रुप हो गया। ग्रुप ए के लिए जनरल प्रोग्राम चल रहा है, जो जनरल था यूजुअल प्रोग्राम उसमें वो लोग पढ़ रहे हैं, और ग्रुप बी को स्पेशल तरीके से पढ़ाया जा रहा है। एट द एंड ऑफ द कोर्स, जब कोर्स खत्म हो गया, ही एडमिनिस्टर्स अ टेस्ट टू ईच ग्रुप इन ऑर्डर टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस लेवल। तो अब जब वो कोर्स खत्म हो गया स्टैटिस्टिक्स का, तब दोनों ग्रुप के लिए एक टेस्ट लिया परफॉर्मेंस जानने के लिए कि ट्रेनिंग जो हम लोग दे रहे थे, ग्रुप बी को स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे थे
तो जाहिर सी बात है ग्रुप बी का जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छा आना चाहिए, तो उसे ही चेक करने के लिए परफॉर्मेंस का टेस्ट किया जाएगा। तो ये जो था, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। तो ये था एक्सपेरिमेंटल, कि एक्सपेरिमेंट किया गया, मतलब ग्रुप बी के साथ एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया, उनको स्पेशल प्रोग्राम दिया गया। बिकॉज इन दिस केस द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विज, जो कि कौन है, द टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम इज मैनिपुलेटेड। तो अब ये इसमें टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम को मैनिपुलेट कर दिया, यहाँ पे उसको स्पेशल टाइप का रिसर्च, स्पेशल टाइप का प्रोग्राम दिया स्टडी करने के लिए, तो इसे बोला गया मैनिपुलेट कर दिया गया प्रोग्राम को। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स। अभी जो एग्जांपल पढ़ा गया इतने डिटेल में, अब उसको ध्यान में रखते हुए अभी आगे इन सारे सबको हम लोग को पढ़ना है। देखिए 7th है एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स। इन अन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च व्हेन अ ग्रुप इज एक्सपोज्ड टू यूजुअल कंडीशन। अभी जो हम लोग पढ़े थे एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च व्हेन अ ग्रुप इज एक्सपोज्ड टू यूजुअल कंडीशंस, इट इज टर्म्ड एज कंट्रोल ग्रुप। तो जिस ग्रुप को क्रिएट किया गया था उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल ग्रुप। इन एन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च, जो एक्सपेरिमेंट किए थे अभी पिछले एग्जांपल में ग्रुप बी के साथ, तो व्हेन अ ग्रुप इज एक्सपोज टू यूजुअल कंडीशन। अब देखिए, अच्छा अभी वहाँ पे दो ग्रुप था ना, ग्रुप ए और बी, तो इसमें बता रहा है पहले ग्रुप ए के बारे में, व्हेन अ ग्रुप इज एक्सपोज टू यूजुअल कंडीशन, जब एक ग्रुप को एक्सपोज छोड़ दिया जाता है यूजुअल कंडीशंस के यूजुअल कंडीशन के लिए, मतलब जो जनरल प्रोग्राम चल रहा था उसके लिए, इट इज टर्म्ड एज कंट्रोल ग्रुप, तो उसे हम बोलते हैं कंट्रोल ग्रुप। बट व्हेन द ग्रुप इज एक्सपोज टू सम नोवेल और स्पेशल कंडीशंस, तो जब ग्रुप को कुछ स्पेशल कंडीशन के साथ छोड़ दिया जाता है, कुछ स्पेशल कंडीशन लगाया जाता है उसके ऊपर, इट इज टर्म्ड एज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, तब उसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो अब यहाँ पे दो ग्रुप था, कंट्रोल ग्रुप और दूसरा क्या था, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो कंट्रोल ग्रुप वो जो ग्रुप ए था और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप बी है। In the above illustration, the group A can be called a control group and the group B an experimental group. If both groups A and B are exposed to special studies program, अगर दोनों ग्रुप को स्पेशल स्टडी के लिए डाल दिया जाए तब दोनों बन जाएंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। देन बोथ ग्रुप्स वुड बी टर्म्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। It is possible to design studies which include only experimental groups or studies विच इंक्लूड बोथ एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। तो ये पॉसिबल है कि चाहो तो सारे ग्रुप को एक्सपेरिमेंटल बना दो, जैसे ग्रुप ए को एक खास प्रोग्राम दो और ग्रुप बी को उससे हट के कोई दूसरा खास प्रोग्राम दो, दोनों बन जाएगा फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो और ऐसा भी कर सकते हैं कि इस स्टडी में दोनों ग्रुप शामिल रहे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी रहे और कंट्रोल ग्रुप भी रहे, मतलब स्पेशल प्रोग्राम वाला भी ग्रुप रहे जिसको बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और जो जनरल प्रोग्राम चल रहा था जैसा चल रहा था वैसे ही वाला ग्रुप रहे उसे बोला जाएगा कंट्रोल ग्रुप्स। नेक्स्ट है नंबर 8, ट्रीटमेंट्स। द डिफरेंट कंडीशंस अंडर विच एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स आर पुट आर यूजुअली रेफर्ड टू एज ट्रीटमेंट। तो अब जो कंडीशंस है जिसके अंदर एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप को डाल दिया जाता है, पुट कर दिया जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रीटमेंट, उसका ट्रीटमेंट करना। इन द इलस्ट्रेशन टेकन अबव द टू ट्रीटमेंट्स आर द यूजुअल स्टडीज प्रोग्राम। तो दो जो ट्रीटमेंट है, पहला क्या है, जो यूजुअल स्टडी प्रोग्राम है, सामान्य अध्ययन का प्रोग्राम वो चलेगा, एंड द स्पेशल स्टडीज प्रोग्राम, और जो विशिष्ट अध्ययन का प्रोग्राम है वो। तो ये दो तरह का ट्रीटमेंट हो गया। Similarly, if we want to determine through an experiment the comparative impact of three varieties of fertilizers on the yield of wheat, उसी तरीके से अगर हम लोग व्हीट के, गेहूं के उत्पादन में तीन तरह के फर्टिलाइज़र, इसका कंपैरेटिव इम्पैक्ट जानना चाहते हैं, इन दैट केस द थ्री वेराइटीज ऑफ फर्टिलाइजर्स विल बी ट्रीटेड एज थ्री ट्रीटमेंट। तो इस सिचुएशन में, ऐसे केस में, जो तीन तरह के जो फर्टिलाइजर थे उनको तीन ट्रीटमेंट माना जाएगा। नेक्स्ट है 9th, एक्सपेरिमेंट। तो पहले हुआ ट्रीटमेंट, अब हो रहा है एक्सपेरिमेंट। द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द ट्रूथ ऑफ द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस रिलेटिंग टू सम रिसर्च प्रॉब्लम इज नोन एज एन एक्सपेरिमेंट। तो अब यहाँ जो प्रोसेस है
एग्जामिन करने का, किस चीज़ को, द ट्रूथ ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, मतलब जो हमारा हाइपोथेसिस था उसको एग्जामिन करने का जो तरीका है कि हमारा हाइपोथेसिस सच है या फिर नहीं, रिलेटिंग टू सम रिसर्च प्रोग्राम, और जो भी हाइपोथेसिस होता है वो तो रिसर्च प्रोग्राम से संबंधित होता ही है, इज नोन एज एन एक्सपेरिमेंट, तो वो कहलाता है एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू एग्जामिन द यूजफुलनेस ऑफ अ सर्टेन न्यूली डेवलप्ड ड्रग। एग्जाम्पल के लिए, जो नया नया अभी दवाई बना है उसके एग्जामिन के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे अभी वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट होने के बाद ही तो लॉन्च हुआ, सबको दिया जा रहा है। एक्सपेरिमेंट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक्सपेरिमेंट दो तरह के हो सकते हैं, जो कि क्या क्या है, विज एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट एंड कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट। इफ वी वांट टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ अ फर्टिलाइजर ऑन द यील्ड ऑफ अ क्रॉप, अगर हम लोग किसी एक फर्टिलाइजर का फसल के उत्पादन के ऊपर क्या उसका प्रभाव है उसको पता लगाना चाहते हैं, इट इज़ अ केस ऑफ एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट। तो ये एक एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि यहाँ बस एक ही फर्टिलाइजर के पर वो जान रहे हैं हम लोग। बट इफ़ यू वांट टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ वन फर्टिलाइजर एज कंपेयर टू द इम्पैक्ट ऑफ सम अदर फर्टिलाइजर, आवर एक्सपेरिमेंट देन विल बी टर्म्ड एज अ कॉम्परेटिव एक्सपेरिमेंट। लेकिन अगर यदि हम लोग एक फर्टिलाइजर का प्रभाव क्या पड़ रहा है फसल के ऊपर, इसको कंपेयर करना चाहें दूसरे फर्टिलाइजर्स के साथ, तो जब कंपेयर करने की बात आ गई तो ये कहलाएगा कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट। ऑफन वी अंडरटेक कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट्स व्हेन वी टॉक ऑफ डिजाइंस ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे हम लोग जब भी बात करेंगे डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का, तो हम लोग समझो बात करते हैं कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट का ही। नेक्स्ट है 10th नंबर, एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, ये लास्ट इसका है। इसमें देखिए एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, द प्री डिटरमाइंड प्लॉट्स और द ब्लॉक्स वेयर डिफरेंट ट्रीटमेंट आर यूज। तो अब जो पहले से जो तय था, जो प्लॉट है या फिर ब्लॉक है, मतलब जहाँ पे वो प्लेस, प्रॉपर प्लेस जहाँ पे ट्रीटमेंट करना है, आर नोन एज एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, तो उसे हम लोग एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स बोलते हैं। जैसे मान लो एक खेत है जिसके ऊपर फसल का करना ट्रीटमेंट, तो कहलाएगा वो खेत का टुकड़ा एक्सपेरिमेंटल यूनिट कहला जाएगा। सच एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स मस्ट बी सेलेक्टेड डिफाइंड वेरी केयरफुल्ली, तो ऐसे जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स है उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक चुनना चाहिए और डिफाइन करना चाहिए। ओके, थैंक यू।